दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूं और ये क्वेश्चन आप लोगों के पिछले कई सालों में जो बार बार पूछे जा रहे हैं वह सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूं। आप लोगों ने काफी डिमांड की है कि सर पॉलिटिकल साइंस में आप एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब बताएंगे, तो मेरे भाई मैं सब्जेक्टिव का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग एक एक करके बेहतर तरीके से देखिए, समझिए कि आखिर हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी और कैसे हमें लिखना है। क्योंकि ये इंसान जो है ना मेरे भाई स्टूडेंट्स जो याद कर लेते हैं पर लिख नहीं पाते कि आखिर मुझे लिखना कैसे है। तो लिखने का फॉर्मेट में भी ना आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर आपको लिखना कैसे है। सारी चीज की क्लियरिटी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। उससे पहले जो चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से 30 में 30 क्वेश्चन सही करके आना है फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो वह अभी तक जो डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को आप लोग यानी हाँ ज्वाइन कर लेंगे। इसमें एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन दिए गए और इस तरह से 5 सब्जेक्ट में 1500 क्वेश्चन आप लोगों को तक पहुंचाए गए, जहां पे सुबह शाम आप एनी टाइम टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोग इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मेरा कितना मार्क्स आ रही है, मुझे कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आइए सर एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरे पास आपके सामने 10 क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बता देता हूं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है सर हमारा वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1955 को हमारा वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश, आप सबको पता होना चाहिए कि 1991 में हमारा शीत युद्ध का अंत हुई और उसी समय हमारा सोवियत संघ का भी विघटन हो गया था। ओके, तो आपसे पूछा गया कि सोवियत संघ का विघटन के समय कौन सा देश जो है सबसे शक्तिशाली के रूप में उभर कर आए थे, तो बताएंगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से आसियान का सदस्य देश नहीं है। सबसे पहले तो आपको कम से कम यह बात जरूर पता होना चाहिए कि आसियान में कितने देश शामिल है। वर्तमान समय में 10 देश शामिल है, इस बात को याद रखिएगा। पहले कितना देश था भाई, 5 देश शामिल थे, लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करूं तो इसमें 10 देश शामिल हो चुकी है। लेकिन इनमें से एक देश नहीं है, वह देश कौन सा है, श्रीलंका हमारा आसियान का सदस्य देश नहीं है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर। देखिए मेरे भाई 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आती है ना उसमें अक्सर ये पूछे जाते हैं कि आसियान के किन्हीं 4 सदस्य देशों का नाम बताएं, पर भारत के पड़ोसी देशों का कम से कम 4 देशों का नाम बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आती है। सार्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा, दक्षेस के बारे में, या तो मेरे दोस्तों आसियान के बारे में, या आपसे यूएनओ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन कहीं से भी क्रिएट कर सकती है एग्जामिनर, इस बात को याद रखना है। तो पहले से ही आप लोग तैयार रहना है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि सार्क का गठन कब हुआ। सबसे पहले इसका राजधानी काठमांडू में है। कहां मेरे भाई, तो बताएंगे सर इसकी राजधानी काठमांडू में है। लेकिन मेरे भाई एक बात और याद रखिएगा, इसकी जो पहला बैठक हुआ था वो ढाका में है। कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। तो बताएंगे सर 1985 में इसकी स्थापना किया गया था सार्क का। बात करते सर एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो बताएंगे सर मानवाधिकार। 2024 का पेपर या 2023 का एग्जैक्ट याद नहीं है, 24-23 का ही होगा। पेपर उठाकर देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का पूछा गया था कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री। मेरे भाई थोड़ा सा सुनिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत का प्रथम कानून मंत्री, भारत का प्रथम विदेशी मंत्री। इतने सारे चीजों को आप लोगों को एकदम अपने कॉपी में खटाखट नोट डाउन कर लेना है। क्यों भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन आते हैं। मैं 1000 क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या मेरे भाई याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। कई स्टूडेंट्स के बीच में ना मेरे दोस्तों ये मतभेद है पूरा कि आखिर इसका आंसर होगा क्या। मेरे दोस्तों कई स्टूडेंट्स के बीच में इस क्वेश्चन को लेकर मतभेद है पूरा कि हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी रेखा है। 90% स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं मार्क आया है, लेकिन मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा हमारा रेड क्लिफ रेखा।
अब एक नोटिस में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भारत और पाकिस्तान पूछे तब भी आपको रेड क्लिफ लगाना है, भारत और अफगानिस्तान पूछे तब भी आपको रेड क्लिफ ही लगाना है, याद रखना है। यह बात मैं किस लिए बोल रहा हूं, सुन लीजिए। हमारे देश जब आजाद होती है उससे पहले हमारे देश का विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, उसका नाम था मेरे दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान। क्या नाम था, पश्चिमी पाकिस्तान। और जो देश अभी बांग्लादेश बनी है ना, इसको नाम दिया था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। अब मेरे दोस्तों हमारा जो भारतवासी है, हमारे जो उस समय नेतागण थे, उनसे हमारा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, क्या कहा था कि देखो ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान तो हमारा है ही है, ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान भी है। पूर्व पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश। उस समय बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुई थी। ये घटना में बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों लगभग 1970-71 के बीच में। ठीक है। तो उस समय बताया गया अच्छा कि आपका देश है, ठीक है भाई, आपका अगर लेना चाहते तो ठीक है, एक बार वहां के लोगों से पूछा जाए। जब बांग्लादेश के लोगों से पूछा गया कि आप किस देश के साथ रहना चाहते, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र देश बनना। उस समय भारत ने उनको आजाद करवाया था पाकिस्तान से और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुई। इसीलिए रेड क्लिफ लिखा। और हमारा पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में हमारा क्या आ गया मेरे भाई, रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन है सर, किस पड़ोसी देश के साथ 1962 में युद्ध हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। लेकिन मेरे भाई 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता। आपातकाल के दौरान कौन सी संविधान संशोधन पारित किया गया था? कुछ बातें बता रहा हूं, थोड़ा सा हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूं, सुनिएगा मेरे भाई। सबसे पहले यह जान लेते हैं आपातकाल के दौरान, सबसे पहले आपातकाल में जब कोई भी देश में आपातकाल लगती है तो उस समय किससे परमिशन लिया जाता है? तो बताएंगे सर आपातकाल का परामर्श जारी करती है प्रधानमंत्री, लेकिन अंतिम जो सिग्नेचर होती है वो हमारा राष्ट्रपति का। क्या होती है? राष्ट्रपति का। मेरे दोस्तों आप ही बताइए, भारत में जब पहली बार आपातकाल लागू किया गया था 1975 में, उस समय देश का राष्ट्रपति कौन थे? तो बताएंगे सर फखरुद्दीन अली अहमद। नाम याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। एक क्वेश्चन और आइए सर, याद रखना, एक क्वेश्चन और आइए। हमारा जो आपातकाल का दौर चल रही थी ना, वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन कब होती है मेरे भाई? 1976 में। डेट याद रखिएगा, 1976 में होती है। एक बात और याद रखना है भाई, 1976 में हमारा 42वें संविधान संशोधन होती है। 42वें संविधान संशोधन को एक और नाम से जानते हैं भाई, वह नाम क्या है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान संशोधन। क्या? लघु संविधान संशोधन के नाम से हम लोग जानते हैं क्या? 42वें संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन और आइए सर, 42वें संविधान संशोधन में 4 शब्द को जोड़ा गया था। कितना शब्द को? 4 शब्द को जोड़ा गया था। थोड़ा सा और आइए सर, डीपली बात कर रहा हूं मेरे भाई, इसलिए ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए पेपर में छोड़कर नहीं आना है भाई। ये जो 44वें संविधान संशोधन आप लोग देख रहे हैं, यह हुआ था सर 1978 में, यानी 42वें संविधान संशोधन के ठीक 2 साल के बाद 1978 में। अब सभी को पता है अच्छी तरह से कि भारत में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 8 से राइट कितना था पहले? 7 हो गया, कितना? 6। कौन घटा भाई? 1 घटा, जिसका नाम था क्या? संपत्ति का अधिकार। याद रखना, संपत्ति का अधिकार याद रखना मेरे भाई। पूरा डिटेल्स में बात कर रहा हूं इसलिए ना कि छोड़कर नहीं आना। संपत्ति का अधिकार, अब हमारे मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। लेकिन अच्छा बताइए, कोई संशोधन के द्वारा ही ना हटाया जाएगा, वो है हमारा 42वें संविधान संशोधन। अच्छा, हमारे संपत्ति का अधिकार को हटा करके कहां रखा गया? तो बताएंगे सर विधि अधिकार में। कहां मेरे भाई? विधि अधिकार में। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा भाई। संपत्ति का अधिकार को हटा करके विधि अधिकार में रख दिया। अच्छा भाई, कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो बताएंगे सर अनुच्छेद में रखा गया। कौन सा अनुच्छेद में? तो 300 के क में। कहां पे मेरे भाई? 300 के क में रखा गया हमारा क्या? याद रखना है दादा, हमारा संपत्ति का अधिकार को रख दिया गया है। अच्छा, आप लोग एक नाम सुने होंगे, 61वें संविधान संशोधन, है ना भाई, 61वें अमेंडमेंट। इसमें बताया गया था पहले हमारा वोट देने का अधिकार 21 ईयर्स के पुरुषों का था, महिलाओं के थे, लेकिन मेरे भाई 21 से घटा करके 18 जब कर दिए वोट देने का अधिकार। ये हमारे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इस बात को भी याद रखना है। सिर्फ ये नहीं कि ये क्वेश्चन आया देख के वीडियो को पूरा स्किप करने लगे, इसीलिए मार्क्स कम आता है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए मार्क्स कम आता है।
अगले साल पॉलिटिकल साइंस का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का, मैं खुल के बात कर रहा हूं भाई, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का मेरे दोस्तों के स्टूडेंट्स का अधिकतर मार्क्स आया था पॉलिटिकल साइंस में 93। कितना भाई? 93। मैंने उनसे पूछा कि ज्यादा मार्क्स लाने का श्रेय किसका है, तो उन्होंने कहा कि सर आपने जो भी यूट्यूब में या एप्लीकेशन में जो क्लासेस आप दे रहे थे ना सर, मैंने एक एक लेक्चर को मैंने देखा था और जो क्वेश्चन आपने बताए थे ना सर, एक भी नहीं आया था, लेकिन आप जो एक्सप्लेन किए थे ना सर D2 सर, वैसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छप गई थी। इसलिए जब भी मैं क्लासेस दूं कोशिश कीजिएगा कि बिना स्किप किए देखें, नोट जो मैं करवाने के लिए कहूं वो नोट्स जरूर कीजिएगा भाई। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। मेधा पाटकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मेधा पाटकर हमारा नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन आप सभी को पता है, पेड़ से टिहरी बांध आंदोलन पता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन मेरे दोस्त याद रखना है, यह हमारा एपी से शुरू होती है, कहां? आंध्र प्रदेश से। यह था सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आइए सर बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो टॉपिक ही नहीं है मेरे भाई। अब मुझे पता है कि यह टॉपिक आपका नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों इसको भी उठा करके एग्जामिनर दे डाला था भाई पिछले 2 साल में। समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा ना विनोद? चलिए आइए, बस शीत युद्ध का मतलब इतना ध्यान रखिएगा, जब दो देश के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे मेरे दोस्तों याद रखना, सुनिएगा मरते दम तक नहीं भूलोगे, जब दो देशों के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लगता है कि हम फाइटा फाइटी होगा, अब लगता है कि फाइटा फाइटी होगा मतलब मारपीट होगा, तब दोनों देश को समझ में आता है, अरे ना दादा हम आपस में लड़बो ना रे, तो तोरो हानि भे तो और हमारो हानि भे तो, चल भाई दोनों हम साइड भेजबू, दोनों साइड हो जाता है जब, तो इसको बोलते हैं सर का शीत युद्ध का दौर। मतलब युद्ध जैसा तनाव उत्पन्न होना पर युद्ध ना होना, याद रखना, युद्ध जैसा तनाव उत्पन्न होना पर युद्ध ना होना, इससे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। बस इतना याद रखना भाई। वही कह रहे जब दो देशों के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगने लगा कि युद्ध होने वाला है, वास्तव में युद्ध नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। आइए सर सोवियत प्रणाली क्या है भाई? अब बात करते हैं सर सोवियत प्रणाली क्या है, याद रखना है। सोवियत प्रणाली के बारे में बात क्या है, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर, यूएसएसआर याद रखना है क्या, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया सोवियत प्रणाली। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी, यह क्रांति अमेरिका के विरुद्ध में हुआ था। खुल के नहीं बोल रहा है ये, पूंजीवादी कौन था? अमेरिका। बोलना चाहिए कि यहाँ पे अमेरिका के विरोध करने के लिए क्या गया था, लेकिन नहीं बोलेगा भाई, बोल रहा है पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समानता मूल्यक समाज की जरूरत ऐसे प्रतीत थी, प्रेरित थी। यह क्रांति वस्तु पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में चलेगी। बस इतना याद रखना है। सोवियत प्रणाली मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। सोवियत प्रणाली 1917 में शुरू की गई थी। यह प्रणाली का मकसद ये था, यह प्रणाली का मकसद यह था कि पूंजीवादी विरोध, ये इसका मतलब था पूंजीवादी का विरोध करना, पूंजीवादी देशों का विरोध करने वाले नियमों और कानूनों को हम लोग सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। बस सिंपल सा फंडा। प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर क्यों कहा जाता है? 2 मार्क्स का बाबू, 2 मार्क्स का बताए थे। प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेमर युद्ध, या मेरे दोस्तों आपसे कुछ भी पूछा जाएगा इसका मतलब क्या होता है मेरा, कुवैत पर कब्जा किया था इराक ने। बस इतना याद रखना। 1990 के दशक में प्रथम खाड़ी युद्ध के समाचारों को युद्ध की अगली पंक्तियों से मुख्य रूप से अमेरिका समाचार एजेंसी द्वारा जीवित, मतलब मेरे भाई जो हमारा 1990 में जो हमारा इराक के द्वारा जो कुवैत पर आक्रमण किए गए थे, कब्जा किए गए थे, इसी को अमेरिका ने लाइव दिखाया था। लाइव मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेला देखते लाइव, फुटबॉल मैच देखते लाइव, उसी तरह से लाइव पूरी दुनिया वालों को दिखाया था। इसी को कहा गया वीडियो गेमर युद्ध। और इसके बारे में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन में बताया था, जिन्होंने क्रैश कोर्स और फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, पूरा मजे तरीके से समझाया था, है ना भाई। आइए सर, इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और कितने अवधि के लिए किया जाता है? सबसे पहले जान लीजिए मेरे भाई, ये यूएनओ का अंग है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 6 अंग होती है, इन्हीं में से एक अंग है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखना, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्ष के अवधि में होता है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री के चुनाव 5 साल बाद होती है, इसी तरह से इसके जो न्यायाधीश होती है इसका चुनाव होता है कितना, 9 साल याद बाद। राष्ट्रीय महासभा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्य द्वारा एक हो समय पर होता है, एक ही समय पर होता है। ये जो होती है ना, इसका चुनाव वो होता है हमारा महासभा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्य द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति
महासभा ये भी हमारा यूएनओ का अंग है, सुरक्षा परिषद ये भी हमारे यूएनओ का अंग है। इन दोनों के सदस्यों द्वारा समय पर होती है। न्यायाधीश के चुनाव के लिए दोनों सदन में पूर्ण बहुमत होना आवश्यक है। अब हमारा महासभा और हमारा सुरक्षा परिषद यानी हमारे असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर यह तय करती है कि किसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जाए। ठीक है, आइए सर 1944 यानी 1944 की बॉम्बे योजना क्या थी? देखिए 1944 में बॉम्बे जैसे नाम सुनते हैं ना भर भाई, तो महाराष्ट्र के आ जाते थे, मुंबई है ना, यस नो, करोड़पति खरबपति लोग वहां पे है ना। 1944 में उद्योगपति के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। 1944 में उद्योगपति के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसका उद्देश्य था सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएं। इसका मेन मकसद था मेरे भाई, जो फैक्ट्री ज्यादा बड़ा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि वह फैक्ट्री और ग्रोथ कर सके, वह फैक्ट्री और विकास की राह में जा सके। इसका मतलब यही था। बॉम्बे प्लान 1944 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं दो खतरा बताइए। युद्ध होती है तो मानव खतरे में आ जाते हैं, है ना भाई। युद्ध जब होती है तो मनुष्य क्या हो जाता है? खतरे में आ जाता है। इसी तरह से बताना है मेरे दोस्तों कि युद्ध के अलावा बताएंगे सर, पहले भूखा आ जाएगी तभी मनुष्य खतरे में आ जाएगा, महामारी आ जाएगी तभी मनुष्य खतरे में आ जाएगा, सूखा आ जाए फिर भी मनुष्य खतरे में आ जाएगा, बाढ़ आ जाए फिर भी मनुष्य खतरे में आ जाएगा। यस या नो? चलिए सर अगला, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किन प्रधानमंत्री के समय? बताइए सर। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1972 में क्या था? याद रखना है। शिमला समझौता हमारा 1972 में हुई थी, 3 जुलाई 1900, पूरा डेट याद रखिएगा, 3 जुलाई 1972 को हुई थी। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थे? इंदिरा गांधी। अगला देखिए, भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोध आंदोलन शुरू किया गया था? देखिए ताड़ी विरोध आंदोलन अब सभी को पता है कि 1992 में हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुई थी, यस या नो? तो उसी समय क्या गया था? ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था 1990 के दशक में, 1990 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना? ये सब्जेक्टिव भी करवाने वाला, डोंट वरी। दलित पैंथर्स क्या है? अब आते हैं सर, दलित पैंथर्स ये 1972 में शुरू हुआ था। दलित पैंथर जो है हमारा 1972 में। और हाँ, ये जो हम लोग बार बार अफवाह सुन रहे हैं कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, या हमारा एडमिट कार्ड कब तक आएगा, डोंट वरी, एग्जाम होगा हर हाल में, एग्जाम हर हाल में होगा। डेट चेंज हो सकती है लेकिन एग्जाम हर हाल में होगी। ये मन में मत बैठाइए कि हमारा एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात, आप लोग अपने तैयारी को और रफ्तार से कीजिए। आप लोग अपने जो तैयारी कर रहे हैं इसको और थोड़ा सा रफ्तार के साथ तैयारी करें। पहले आप 8 घंटा पढ़ते थे, आप 10 घंटा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। हमारा एग्जाम हमारे सर पे आ चुकी है और इस दरमियान अगर हम सही तरीके से अगर स्टडी नहीं कर पाएँ तो जिस दिन हमारे रिजल्ट होगी हमारे हाथों पे, काफ़ी अफसोस होगा। इसलिए आंखें बंद करके, दिल के दरवाजे को, कमरे के दरवाजे को बंद करके चुपचाप से स्टडी कीजिए। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में तैयार किया था आप लोगों के लिए, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। और जो ज्वाइन किए हैं वो हर दिन यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे। जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन यहाँ पर आकर टेस्ट लगाना है। मेरे बातों को समझ पाए ना? कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर क्वेश्चन में बात करते हैं। दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संघर्षशील था। देखिए मेरे भाई, दलित का मतलब क्या होता है? जैसे दलित के नाम सुनते हैं नाम तो हमारे भीमराव अंबेडकर का नाम याद आ जाता है, यस या नो? तो दलितों पर ना काफी अत्याचार हो रही थी, तो दलित लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? उन्होंने एक मोर्चा निकाल दिया 1972 में। चलो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग को भी भारत का नागरिक है। भारत में इनका जितना अधिकार है, ब्राह्मण का जितना अधिकार है, वैश्य का जितना अधिकार है, उतना हम शूद्र व्यक्ति को भी अधिकार है। उनका कहना था ये 1972 में मोर्चा खोल दिया कि चलो भाई दलित में जो हमारा का जो अत्याचार हो रहा है इसको विरोध में खोल दिया जाए। आपको सीधा सीधा लिखना है कि दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए दलित व्यक्तियों द्वारा, दलित युवाओं द्वारा किए गए संगठनों को ही हम लोग दलित पैंथर्स कहते हैं।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बस कौन बनेगा? आ गया दिल चुराने आ गया, कौन आ गया बताइए तो? मोदी। समझ पा रहे हो ना, वही आ गया भाई, मोदी सरकार। अब आते से बॉम्बे प्लान, फिर से आपके सामने बॉम्बे प्लान आ गया। अब आते से न्यू विश्व व्यवस्था। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में 3-3 मार्क्स का आएगा। मैं आप लोगों को 5 मार्क्स का हर एक वो क्वेश्चन को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे भाई आपके पेपर में आखिर 5 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आएगी। सारा वो क्वेश्चन को मैं अगला वीडियो में करवाने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग तैयार है कि सर? हाँ बताइए सर कि अगला वीडियो में हम लोगों को 5 मार्क्स वाला जल्दी से क्वेश्चन करवा दीजिए। और जब भी मेरी क्लास होगी ना मेरे दोस्तों, मैं क्लास में ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग समझिएगा। रट्टा नहीं लगाना है ना लिखना है भाई, ठीक है? जो लिखने के लिए कहूंगा वो सिर्फ लिखना है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।